जंगबंदी इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिस पे पूरी दुनिया की नजरें हैं। 4 रोज़ा जंगबंदी का माहिदा हुआ है मगर फिर भी बर्बरियत से इसराइली फौज बाज नहीं आई है। अगर हम इस वक्त वेस्ट बैंक की बात करें तो उसको निशाना बनाया जा रहा है। जो इसराइली बमबारी है इससे 6000 बच्चों समेत इस वक्त तक की जो जाँ बहक होने वालों की तादाद है, शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद है वो 15,000 तक पहुँच गई है। 36,000 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं और इसमें 75% ख़वातीन और बच्चे हैं, 75%। दूसरी जानिब जो फ़लस्तीनियन तबाहशुदा इलाके हैं इसमें 7,000 फ़लस्तीनी अब तक लापता भी हैं और सूरत हाल इंतहाई कशीदा है जिस पर मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो जंगबंदी है, 4 रोज़ा जंगबंदी, इसका आगाज़ अब आज से हो रहा है। कल भी हमने आपको रिपोर्ट किया था मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 7 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से नाफिजुल अमल होना है। हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन। और एक यरगमाली के बदले फ़लस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे और आज 13 यरगमाली और 39 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी मुतवक्के है। 24 घंटों में 200 इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम 10 बजे जिस जंगबंदी की बात कर रहे हैं, मुआहिदा तो हो गया था लेकिन उसके बावजूद जो इजराइल है उसकी बर्बरियत अभी भी जारी है और जंगबंदी किसी सूरत पे नजर नहीं आ रही है। ये जो मुख्तसर एक वक्फा आएगा 4 दिन का जिसमें हम मुसलसल इजराइल के हवाले से बात भी कर रहे हैं कि वो बमबारी जारी रखे हुए है, जितना नुकसान ऑलरेडी वो पहुंचा चुके हैं और मजीद भी पहुंचाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जंगबंदी का जो वक्फा चाहे 4 दिन का मैसर आया है, ये फ़लस्तीनियों के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ है। तो जिस अंदाज से अपने ही मुल्क, अपने ही शहर के अंदर शुमाल से जनूब और जनूब से शुमाल जो है वो शटल बना के रखा हुआ है इसराइलियों ने मुख्तलिफ बमबारी के वार्निंग्स के नतीजे में, और उनके घरों को जिस पूरे अंदाज में और जिस बड़े पैमाने पर उन्होंने ज़मीन बोस किया है, तो उनके लिए तो यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जंगबंदी की तारीख है, ख़ासतौर पर गज़ा के हवाले से, जो गज़ा में माजी में 2008, 2012 और 2014 में जो जंगें मुसल्लत की गई थी, उन तमाम जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें भी जंगबंदी का मरहला आया था। और उन जंगबंदियों में और इस मौजूदा जंगबंदी में जो बुनियादी फ़र्क दिखाई दे रहा है कि एक जंगबंदी में जो 2012 वाली थी उसमें अमेरिका और मिस्र जो थे वो बैकएंड पे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इस बार जो है वो कतर, मिस्र भी शामिल है। अमेरिका यकीनन इस वक्त इसराइल के कैंप में है, वो तो जंग को हवा देने के हवाले से अपना भी लाओ लश्कर है वो लेकर इस खत्ते में पहुंचा हुआ है, तो लिहाजा उसके जंगबंदी की तवक्को तो नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो इसराइली वज़ीर दफ़ा, मैं उसे वज़ीर जंग का नाम देता हूँ, योआन ग्लांट जो है, उनकी तरफ से जो बयान अभी आया है कि ये जंग बंदी के वक्फे के ख़त्म होने के बाद भी जो है हमास के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं उनके ख़िलाफ़ उनके जो हमले हैं वो अगले 2 माह तक जो है वो जारी रहने की बात उन्होंने की है। तो ये एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए, उन क़ुव्वतों के लिए कि जो बेसिकली इस जंग बंदी को एक मुस्तकिल सीज़ फायर की जो कैफियत में लाना चाहते हैं कि इससे इसराइल के अज़ाइम, इसराइल की जो खासतौर पे जो वॉर कैबिनेट है और उनके जो सरबराह जो इस वक्त जंगी जुनून में अंधे हुए हैं नेतन्याहू, उनके उनकी अज़ाइम पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज जो है वो फिर इस खित्ते को एक बार दोबारा जंग के अलाव में जो है वो झोंक दिया जाएगा। फ़लस्तीनी जो है उनके मसाइब यकीनन जो इस वक्त वहाँ पे मौसमी हालात हैं वो इंतहाई नामुवाफिक हैं, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है और यहाँ पर बर्फबारी भी मुतवक्को होती है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे उनके घर की छत छिन गई है और वो बिल्कुल खैमों में और बिल्कुल जिसे कहना चाहिए मुख्तलिफ पेवमेंट्स पे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं, तो उनके लिए अगर वो बमबारी से बच भी गए तो ये मौसमी शदायत जो है, जो मौसम की शिद्दत है, वो उनके दूसरा बड़ा आजमाइश हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो इसमें जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह हैं महमूद अब्बास साहब, इनका क्या रोल आपको नज़र आता है? चूँकि जारी बात है एक नुमाइंदा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नुमाइंदा हो जो कि सिफारती सतह पर फिर इस मामले को आगे लेकर चले। ये 4 दिन का साया ऑफ रिलीफ तो है, लेकिन उसके बाद इसराइल की धमकी भी मौजूद है कि उसी शद्दोमद के साथ दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। आई बिलीव कि ये सिर्फ उन 50 इसराइलियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसके बाद सूरत हाल को मैं मजीद उसी सतह पर ख़राब होता देखता हूँ। तो इसमें पोलिटिकली जो एक निगोशिएटिंग अथॉरिटी है वो कौन हो सकता है इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ से? अब आपने बात की थी कि दुनिया का ज़मीर तो जगाना था, जागा समहाउ, लेकिन अब इसको कोई डॉक्यूमेंट भी तो करना चाहिए इस सूरत हाल को कि कहीं इस पर फुल स्टॉप लगे। मंसूर साहब।
देखिए जी, जहां तक तो फलस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर महमूद अब्बास हैं, वो तो इस वक्त एक बोनस की सदारत जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त जो बैकडोर में और मुख्तलिफ पोलिटिकल कॉरिडोर्स में जो हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है वो यही है कि हमने गजा का कंट्रोल भी जो है वो फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के हवाले करना है, क्योंकि जो वेस्ट बैंक में इस फलस्तीनी अथॉरिटी का रोल है वो यही है कि वहाँ से वो इस वक्त भी जो मुज़ाहमतकार फलस्तीनी हैं उनको पकड़ पकड़ कर जो है वो इसराइल के हवाले कर रहे हैं, और हमास और मज़ाहमती तंजीम में दोबारा फिर किसी इसी ऑपरेशन के नतीजे में उन कैदियों की रिहाई के हवाले से जो वो कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे। तो फलस्तीनी सदर तो बेसिकली इस वक्त वो इसराइल के जो मामलात हैं उनके साथ उनकी तालमेल ज़्यादा है, वो फलस्तीनियों के नुमाइंदा कम दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि इस पूरे मंजरनामे, जंग के मंजरनामे में आपको वो किसी जगह पे सियासी तौर पे उस अंदाज से अपना किरदार अदा करते दिखाई नहीं दिए, बल्कि वो मुख्तलिफ जो ज़ोमा इस इलाके का दौरा करते रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका के, बरतानिया के, उनके साथ जो बैक एंड पे उनकी नेगोशिएशंस होती रही हैं वो यही थी कि किस तरीके से हमने हमास को ख़त्म करना है और आपका जो कंट्रोल जो है वो इस इलाके पे दोबारा बहाल करना है। तो जब आप इस जंग के दिनों में भी अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको सियासी तौर पे शिकस्त देने में नाकामी के बाद जो है आप दुश्मन के साथ मिलकर साजबाज करके उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप पूरे फ़लस्तीन के नुमाइंदा कहलाने के हकदार नहीं है। सही सही। अच्छा ठीक है, ये जो मैथ्यू मिलर की एक स्टेटमेंट में अभी देख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और इसराइल के लिए कांग्रेस से उन्होंने मजीद इमदाद मांगी है, हुकूमत चाहती है कि मजीद। एक जानिब अमेरिका सीज फायर की भी बताया है, जो बाइडन अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि वो जो गजा के अंदर बच्चों की शहादतें हैं उन्होंने उनको दुख दिया है। और दूसरी जानिब ये जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट उनकी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आती है कि जी मजीद इमदाद के लिए हमने दरख्वास्त की है। व्हाट काइंड ऑफ रोल अमेरिका इज आई मीन एक्चुअली प्लेइंग? आर दे रियली कंफ्यूज्ड कि हमें क्या करना चाहिए? कोई उनकी मजबूरियां हैं, या फिर विल अल्टीमेटली कॉल इट द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिसके दो फेसेस हैं और मीडिया के ऊपर फेस और है और अंदर से फेस और है? अमेरिका का रोल क्या है एक्चुअली, आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, अमेरिका का रोल जो है वो तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए अज़र मिन शम्स है। वो एक दोगली पॉलिसी जो है उसको लेके चल रहा है। वो एक तरफ तो इसराइल को पूरी तरह शह दे रहा है, और खासतौर पे ना सिर्फ शह दे रहा है बल्कि अमली तौर पे, मादी तौर पे, अस्करी तौर पे, सफारती पे, हर लिहाज से उसके साथ खड़ा है। और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, जो करारदादे हैं, उनको इसी मरहले पे 4 करारदादों को इस वक्त तक वीटो किया जा चुका है। और इस लिहाज से अमेरिका का तो रोल किसी से, अमेरिका से मुराद अमेरिकी इंतजामिया है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है तो उनके अवाम ने तो अपना जो रेट है या जो अपना जो मैंडेट है वो सड़कों पे इसी अंधी और बहरी हुकूमत जो है उसे जगाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। और यही वजह है कि अब ये जो हुकूमतों और अवाम के दरमियान एक खलीज हायल होती जा रही है, एक तफरीक पैदा होती जा रही है, उसके आसार आपको कनाडा में भी दिखाई दे रहे हैं, उसके आसार आपको फ्रांस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फ्रांस की जो डिप्लोमेटिक कोर है उन्होंने बाकायदा जो वहाँ पे ऐवान सदर हैं जो मैक्रोन, उनको ये खत लिखा है कि आपकी जो पॉलिसी है मशरक़ वस्ता के हवाले से, अरब दुनिया के हवाले से, उसकी वजह से फ्रांस का वो जो एक रिवायती मौक़िफ़ था असूल पसंदी का, इंसाफ पसंदी का, वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और हमारे लिए उन कैपिटल्स में काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो लोग हम पर एतबार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें कहते कुछ है और बाद में अमली तौर पे जाके आपके मैक्रोन साहब जो है उनके साथ दीगर वादे वईद करते हैं। अब ऐसा ही है। इसी तरीके से जो इस वक्त इसराइल की जो अंदरूनी माशी सूरत हाल है वो इतनी दिगरगू हो चुकी है कि इसराइल को इस वक्त तकरीबन $260 मिलियन रोजाना का जो है नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम नुकता है। आपने कहा कि अवाम और जो हुक्मरान है उनके दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को भी हमने देखा और उनको लोगों ने बहुत परेशान किया। बाइडन के बारे में उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। दीगर ममालिक आपने रेफरेंस दिया, लेकिन कल अभी मैंने खबर एक सुबह फॉलो की, वो गीट विल्डर्स हैं, एक डच रहनुमा हैं, वो इलेक्शन जीते हैं और वो एंटी इस्लाम, उनकी शोहरत है कि वो दाएं बाजू के आदमी हैं और बहुत बड़े मुखालिफ हैं इस्लाम के। उनकी मकबूलियत, फिर कल जर्मनी ने आपको मालूम है कुछ ऐसे एक्शंस लिए जिसमें जो हमास के मानने वाले थे या चाहने वाले थे, कोई 13 के करीब पुलिस ने कार्रवाइयां की, उन्होंने उनको वहां पे पकड़ा। और कल बाकायदा तौर पे जर्मनी ने वाजे किया कि हम इस बात से साबित करते हैं कि इसराइल के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दूसरी जानिब इस वक्त जो एंटी इस्लामिक जो फोर्सेज है वो भी तो अपना पूरा जोर लगा रही है। और लगता है कि जो यूरोपियन अवाम है एक तरफ अगर एहतजाज करें तो दूसरी जानिब एंटी इस्लाम लोगों को जिता भी रहे हैं, सामने लेके आ रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, इस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए जी, ये जो एक फिनोमेना है जिसे हम इस्लामोफोबिया के नाम से जानते हैं, ये इस वक्त मगरबी माशरा, खासतौर पर यूरोपियन माशरों में बिल्कुल इंट्रेंच कर गया है। उनको इस बुरी अंदाज में मुसलमानों की एक ऐसी मनफी तस्वीर दिखाई गई है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को, या तो अरबों के वो जो एक लॉरेंस अरेबिया का जो एक ख्याली किरदार उन्होंने क्रिएट किया था, उसके तनाजुर में वो देखते हैं, और मुसलमानों को अगर वो देखते हैं तो उन्हें वो अफगानिस्तान में बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए, बहुत ही दकियानूस ख्यालात और अपने ज़ाहिरी शक्ल सूरत के हवाले से जो तालिबान की तस्वीर दिखाई जाती है, यही दो फिगर हैं। उन्होंने कभी भी एक मॉडरेट इस्लाम, एक पॉलिटिकल इस्लाम, जिसका बुनियादी तौर पे जो वेस्ट का जो एक इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंशिया है वो उसको यूलोजाइज करता है, उन्होंने कभी उसकी फेस को नुमाया करने की कोशिश नहीं की, ना उनके मीडिया ने, ना उनके जो है मुख्तलिफ इदारे। यही वजह है कि वहाँ पे आपको ये जो कुरान को आग लगाने के हवाले से, उसे नजर आतिश करने के हवाले जैसे इंतहा पसंद इक़दाम जो है वो देखने को मिलते हैं, और उनकी हुकूमतें वहाँ पे बांधे खड़ी दिखाई देती हैं। और इसी तरीके से जो इस्लामोफोबिया का जो फिनोमेना है, और हमास को कंटेन करने के हवाले से ये किसी यूरोपीय जर्मन मुल्क की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन को दहशतगर्द, हम ये फिर मंसूर साहब कहने में हक बजानिब होंगे कि सिर्फ अमेरिका बहादुर की बात नहीं है, पूरा यूरोप ही इस वक्त इस मामले में एक दोगली पॉलिसी का शिकार है। और एक जानिब आप अगर इंसानी हुकूक की बात करते हैं तो दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वालों को एम्पावर करने के लिए आप अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। टाइम हमारा खत्म हो गया। मंसूर जाफिर साहब मौजूद हैं, हम गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करें।